अंकल साजिद का मेरी माँ से प्यार का रिश्ता था। मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं थी। बस वो आते और मेरी माँ उनको कमरे में लेकर जाती और फिर वो सारी रात अम्मी के कमरे में ही रहते और सुबह सवेरे निकल जाते। शायद इसलिए मुझे उनका आना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जब हमारे घर आते तो मुझे अकेले दूसरे कमरे में सोना पड़ता था और मुझे अकेले सोते हुए खौफ आता था। और मेरी माँ तो बस अंकल साजिद के साथ कमरे में बंद हो जाती थी। ऐसी ही एक रात थी जब मुझे अम्मा की आवाज आई। वो अंकल साजिद को बोल रही थीं कि जल्दी आओ, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर मैं खौफजदा हो गई। यानी कि आज फिर अंकल साजिद आने वाले थे और आज फिर मुझे अकेले सोना था। अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने सोचा कि मैं बेड के नीचे छुप जाती हूँ और बेड के नीचे ही सो जाती हूँ। मेरी माँ और अंकल साजिद को पता ही नहीं चलेगा कि कमरे में मैं मौजूद हूँ। अम्मी का जो बेड था वो थोड़ा ऊंचा था, इस वजह से मेरे लिए नीचे छुपने की अच्छी खासी गुंजाइश मौजूद थी। जब भी मुझसे कोई गलती हो जाती और अम्मी मुझे मारने की कोशिश करती, तो मैं इसी बेड के नीचे छुप जाती और घंटों छुपी रहती और अम्मी को नजर ना आती। इसलिए मुझे काफी अंदाजा था कि अगर मैं बेड के नीचे सो जाऊंगी तो अम्मी को सुबह तक पता नहीं चलेगा। वो यही समझती रहेंगी कि मैं दूसरे कमरे में सो रही हूँ। अम्मी मुझे दूसरे कमरे में लेकर आईं और मुझे सोने का कहा। मैं सोने की अदाकारी करते हुए आंखें बंद करने लगी। अम्मी को जब तसल्ली हो गई कि मैं सो गई हूं, तो वो कमरे से बाहर निकल गई और मैंने देखा कि वो घर के अंदर दाखिली दरवाजे के पास खड़ी थी। शायद अंकल साजिद का इंतजार कर रही थी। मैं जल्दी से जाकर बेड के नीचे छुप गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर अम्मी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि जब भी अंकल साजिद घर आएंगे तो मैं बेड के नीचे छुप जाया करूंगी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और अंकल साजिद और मेरी अम्मी की हंसी कमरे की फजा में गूंजने लगी। मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानिंद इस वक्त दौड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाजा बंद हुआ और उन दोनों की बातों की आवाजें मुझे सुनाई दी। वो क्या बातें कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया। हल्की सी सरगोशी थी। मेरी माँ की चूड़ियों की खनखनाहट मुझे सुनाई दे रही थी और फिर अंकल साजिद की सांसों की आवाज आ रही थी। अब उनके माबैन मुकम्मल खामोशी थी। न जाने वो क्या कर रहे थे। मैं सोच में पड़ी थी। मैं यहाँ सोने के लिए छुपी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी तक कमरे की लाइट ऑन थी। मुझे तजस्सुस होने लगा कि इतनी खामोशी क्यों हो गई। वो लोग अगर बातें नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा सर ऊपर उठा के बेड की दूसरी जानिब से देखती हूँ कि वो दोनों आखिर कर क्या रही हैं। बहुत हिम्मत करके मैं बेड के उस कोने पर गई जहां मुझे अंदाजा था कि वो दोनों मुझे नहीं देख सकती। मैंने थोड़ा सा सर ऊंचा करके उनको देखना चाहा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो दोनों क्या कर रही हैं। लेकिन जो भी कर रही थी शायद गलत कर रही थी। मेरे छोटे से दिमाग में ये बात सबसे पहले आई थी। मैं एक बार फिर से बेड के नीचे छुप गई, लेकिन अजीब सी कशिश थी जो मुझे इस मंजर में महसूस हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस मंजर को दोबारा देखूं और दोबारा से सर उठा के अपनी अम्मी और अंकल साजिद को देखना चाहा, जो इस वक्त गैर हालत में मौजूद थे। तजस्सुस के मारे मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक बार फिर से उनको देखने की कोशिश की, तो देखती रह गई। वो सामने का मंजर जो था मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अजीब सी लज्जत जरूर दे रहा था। वो आपस में क्या कर रहे थे ये मेरी समझ से बाहर था, लेकिन जो कर रहे थे वो देखकर मुझे लज्जत महसूस हो रही थी। शायद मेरी उम्र ही ऐसी थी कि मेरे अंदर हार्मोन्स की तब्दीली वाक़ई हो रही थी, इसलिए मुझे सब अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट ऑफ हो गई। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ बेड के बार बार हिलने की आवाजें आ रही थी। जब तक मैं जागती रही मुझे बेड के हिलने की आवाज सुनाई देती रही और फिर 10 साल की तो थी मैं, नींद की आगोश में चली गई। सुबह मेरी आंख खुली तो अम्मी पूरे घर में मुझे तलाश करती हुई चीखती जा रही थी और मैं उन्हें नहीं मिली। यकीनन उन्होंने मेरे कमरे में झांका था और वहां नहीं मिली, इसीलिए वो परेशान होकर मेरा नाम जोर जोर से पुकार रही थीं। मैंने भी चालाकी और फुर्ती से काम लेते हुए तेजी से बेड के नीचे से निकली और फौरन अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अम्मी ने फिर मुझे पुकारा और ढूंढने की कोशिश की, तो मैं उनके सामने आ गई और उनसे कहा मैं वॉशरूम में थी।
अम्मी ने कहा, मैंने तुम्हें वॉशरूम में ढूंढा था, तुम तो वहां पर नहीं थी। मुझसे झूठ क्यों बोलती हो? जैसे तैसे मैंने उनको यकीन दिलाया। मैं छोटी सी उम्र में ही झूठ बोलने में माहिर हो चुकी थी। असल में अम्मी से मुझे इस कदर खौफ आता था कि उनका गुस्सा बहुत तेज था। उसकी वजह से उनकी मार से बचने के लिए मैं झूठ बोलती रहती थी, और अब इस काम में मुझे महारत हासिल हो गई थी। फिर 2-3 दिन तक अंकल साजिद घर नहीं आए, तो मुझे अजीब सी उलझन होने लगी। मुझे लाशऊरी तौर पर उनका इंतजार होने लगा। शायद मेरा दिल उस मंजर को दोबारा से देखने को कर रहा था, जो उस रात मैंने छुप कर देखा था। ये वही अंकल साजिद थे ना, जिनका यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज पहली बार मैं शिद्दत से इंतजार कर रही थी। फिर अचानक से वो आए और मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मेरे छोटे से दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, मुझे अंदाजा नहीं हुआ, और मैंने सोचा कि आज रात मैं बेड के नीचे नहीं छुपूंगी, बल्कि पर्दे के पीछे छुपकर सारा मंजर देखूंगी। और मैंने ऐसे ही किया। मैं उनके कमरे में जाने से पहले ही पर्दे के पीछे छुप गई। कमरे में अपनी जगह मैंने तकिया पहले ही रख दिया था और उसके ऊपर कंबल ओढ़ दिया था। अम्मी ने शायद देखा तो उनको लगा कि मैं सो चुकी हूँ, इसलिए उन्होंने ज्यादा मुझे नहीं देखा। यही वजह हो सकती थी कि अंकल साजिद बहुत दिनों के बाद आए थे। अम्मी उनकी खुशी में सरशार थीं और उनको मेरा ख्याल नहीं रहा था, और मैं पर्दे के पीछे छुप गई थी। आज भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मेरे दिल इस मंजर को भी देखने के लिए बेताब था, जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरी माँ और अंकल साजिद की माबैन वो शैतानी खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका था, और मैं पर्दे के पीछे से छुपकर एक छोटा सा सुराखनुमा दायरा बनाकर दोनों को देख रही थी। और मेरे जज्बात में उभार पैदा हो रहा था। मैं उनको तब तक देखती रही जब तक कमरे की लाइट ऑफ नहीं हो गई। जैसे ही कमरे की लाइट ऑफ हुई तो बेड का हिलना तेज हो गया, और मैं एकदम से सरक कर बेड के नीचे चली गई और महसूस कर रही थी कि बेड बहुत तेजी से हिल रहा है। मुझे अफसोस हो रहा था कि लाइट ऑफ क्यों हुई थी। काश कुछ देर और ये मंजर देख पाती। बेड के हिलने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, और ये आवाजें सुनकर मेरा वजूद मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। उस दिन तो मुझे नींद आ गई थी, मगर आज तो मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे वक्त पर अपने कमरे में वापस जाना था। अगर मेरी अम्मी सुबह चादर से तकिया हटाकर देख लेती तो मेरी चोरी पकड़ी जा सकती थी। थोड़ी ही देर बाद बड़ी जोरों से बेड हिलता रहा, और मैं खामोशी से सांस रोककर ये सब कुछ महसूस करती रही। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाई थी कि लाइट बंद करने के बाद ये दोनों ऐसा भी क्या करते हैं कि बेड इतनी तेजी से हिलने लगता है। कुछ ही देर बाद मुझे अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो शायद मैं पिछली बार सुन नहीं पाई थी। वो आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर मेरी वजूद को भी झटका सा लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे वजूद में करंट दौड़ चुका हो। मेरी अम्मी मुस्कुराई थी और कहने लगी, इस बात ने तो मुझे हैरान कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि दिन ब दिन हर गुजरते लम्हे के साथ पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते जा रहे हो। मुझे उनकी बातें दो मानी लग रही थीं। वो बहुत कुछ बोल रहे थे, बेबाकी से वो अल्फाज बोलते जा रहे थे, और मैं उनकी की जाने वाली बातों को सुने जा रही थी। कितनी ही देर वो सरगोशियों में बातें करते रहे। मैं सुनती रही, और एक मर्तबा फिर बेड हिलना शुरू हो चुका था। इस तरह वो बातें कर रहे थे, बोल रहे थे, और मेरी माँ जो कुछ कह रही थी सुनकर मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो हो चुका था। लाइट बंद करने के बाद उस कमरे में वो दोनों क्या कर रहे थे, मैं आहिस्ता आहिस्ता जानती जा रही थी। जो बच्चे वक्त से पहले ही जवान होते जाते हैं, और शायद इसी की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरे घर में मुझे छोटी उम्र से ही ये सब कुछ देखने को मिल रहा था, क्योंकि शायद मुझे बालिग होने के बाद जानना चाहिए था। इस तरह के वाकयात अपने घर में देखने लगी थी। घंटे बाद जब घड़ी पर 2 बजे, साथ ही घड़ी पर अलार्म भी बजा, तो अंकल साजिद बेड से उतरे थे और फिर वहां से सीधा वो वॉशरूम गए थे। कमरे में अटैच वॉशरूम था। उनके जाने के बाद मेरी माँ कितनी ही देर बेड पर लेटकर गुनगुनाती रही और मुस्कुराती रही। जैसे ही मेरी माँ कमरे से बाहर निकली तो मैंने भी मौका पाकर वहां से अपने कमरे में जाने का फैसला किया था।
दोबारा उस कमरे में क्या हुआ मुझ में देखने की हिम्मत ही ना थी। सारी रात वो आवाजें मेरे कान में गूंजती रहीं और मैं सब कुछ याद करके अपने वजूद में एक सरशारी सी महसूस कर रही थी, जो आज से पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं की थी। हैरत की बात तो ये थी कि आज सुबह सुबह अंकल साजिद हमारे घर में ही मौजूद थे। मेरी माँ ने जब मुझे उठाया और मैं उठकर कमरे से बाहर आई, तो मेरी माँ बिल्कुल नई नवीली दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। उनके गीले बाल उनके कंधों पर फैले हुए थे। अंकल साजिद सामने ही कुर्सी पर बैठे थे। शायद ये जिंदगी में पहली मर्तबा था कि जब मैं अंकल साजिद को मुस्कुरा कर देख रही थी। कल रात उन्होंने मेरी माँ के साथ जो कुछ किया था, मुझे सब कुछ याद आ रहा था, और याद करके जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अच्छा ही महसूस हो रहा था। अंकल साजिद ने मुझे देखा तो अगले ही पल वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। अपनी टांगों को खोल दिया और मुझे कहने लगे, गुड़िया मेरे पास आओ, कैसी हो? मैंने कहा, रात को ठीक नींद नहीं आई, और मैं मुस्कुराकर बच्ची बन गई और उनके पास चली गई। वो मुझे उठाकर गोद में बिठा चुके थे और फिर देखते ही देखते उनका हाथ मेरे पूरे वजूद पर गर्दिश करने लगा। मेरी माँ उस वक्त किचन से बाहर डाइनिंग हॉल में नाश्ता लगा रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, आंखों में एक चमक थी, और मैं भी अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ ने आकर मेरे सर पर प्यार किया, जबकि उसके साथ ही अंकल साजिद ने मेरी गाल पर अपनी लब रख दिए। वो मुझे मुसलसल चूमने लगे थे और चूम कर कह रही थी कि शमीन, तुम्हारी बेटी से मुझे तुम्हारी खुशबू आ रही है। ये तो बिल्कुल तुम जैसी है, बेहद हसीन और मीठी सी, बिल्कुल तुम जैसी। अंकल साजिद ने अपना सर मेरी कंधी पर रख दिया था। उनकी हाथ मेरी रानों पर और मेरी कमर पर दौड़ रही थी, जबकि मेरी माँ हंस पड़ी। हंसते हुए मेरी माँ ने आकर मुझे अंकल साजिद की गोद से उतारा था। कहने लगीं कि बच्ची है, क्या कर रहे हो, कुछ तो लिहाज करो। इतना कहकर अंकल साजिद हंस पड़े और मुझे मजबूरन माँ के ज़बरदस्ती उतारने पर उतरना पड़ा था, वरना ना जाने क्यों मुझे उनके साथ वक्त गुजारकर अच्छा लग रहा था। नाश्ता करने के बाद जब अंकल जाने लगे तो उन्होंने अपनी जेब से 1000 का नोट निकालकर मेरे हाथ पर रखा था, जबकि मेरी माँ को 5000 का नोट दिया था। कहने लगे कि ये रख लो, इस्तेमाल कर लेना। और मेरी माँ खुशी खुशी इन पैसों को मुट्ठी में दबा चुकी थी। मैं भी 1000 रुपये मिलने पर बहुत खुश थी, मगर अगले ही पल मेरी माँ ने अंकल साजिद के जाने के बाद वो नोट मुझसे छीन लिया। मुझे एक तो गुस्सा आया था, लेकिन मैं क्या करती। मेरे वालिद को तो मैंने बस तस्वीरों में ही देखा था। 2-4 मर्तबा बस वीडियो कॉल पर ही उनसे बात हुई थी, फिर उनकी शक्ल तस्वीरों में ही देखती रहती थी। और अब तो मेरी माँ ने उनकी तस्वीरें भी दीवारों से हटाकर स्टोर रूम में रख दी थी। अब्बा की तो कोई चाहत मेरे दिल में मौजूद नहीं थी। अगर कॉल करने का कह भी देते तो मैं इनकार कर देती, वहां से चली जाती। शुरू में जब मैं अब्बा से बात करते हुए इनकार करती और रोने लगती, तो माँ मुझे यही कहती कि पागल, तुम्हारी वजह से ही तो तुम्हारे अब्बा इतने दूर गए हैं, ताकि अच्छा कमा सकें, तुम्हारे लिए खिलौने ला सकें, और तुम उनसे बात ही नहीं करती। मैं भी रोते हुए अब्बा से बात कर लिया करती थी। फिर अंकल साजिद भी वहीं पर आ जाया करते थे, और अब्बा उनसे कहते कि तुम मेरे घर की जिम्मेदारी अच्छी से उठा रहे हो ना? तो अंकल साजिद कहते, हाँ, आप फिक्र मत करो, भाभी मुझे जो कहती हैं मैं उनकी बात पूरी करने से पहले ही मान लेता हूँ। इस बात पर वो अम्मा की कमर पर चुटकी भी काट दिया करते थे। उस वक्त तो ये सब कुछ मुझे खेल सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी और मैं समझदार होने लगी, स्कूल में जब सहेलियां बनाने लगी, उनसे बात करती, तो वो मुझे अपने घर के बारे में बताती और मैं अपने घर के बारे में बताती कि घर में मेरी अम्मा हैं और अंकल साजिद हैं, जो अक्सर हमारे घर आते रहते हैं। तो मेरी सहेलियों का सबसे पहला सवाल यही होता था कि अंकल साजिद कौन है? तुम्हारी चाचू हैं या मामू हैं या फिर ताया हैं? आज तक कोई रिश्ता अंकल साजिद का मुझे बताया ही नहीं गया था। कम से कम वो ना ही मेरे मामू थे, ना चाचू थे। वो तो मेरी अम्मी के साथ जिस तरह का ताल्लुक रखती थीं, मैं किसी को बता नहीं सकती थी। धीरे धीरे मुझे अपने घर का माहौल और अपनी अम्मी की आदत बुरी लगने लगी थी, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी माँ को बोल नहीं सकती थी कि आप जो कर रही हैं वो गलत है, ऐसा करना बंद कर दीजिए। मेरी उम्र अब 14 बरस हो चुकी थी और वक्त से पहले ही मैं जवान भी होने लगी थी। मेरी माँ एक सेहतमंद औरत थी
और यही वजह थी कि उस उम्र में मेरे जिस्म पर भी गोश्त चढ़ने लगा था। मैं अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। जब भी घर से जाने लगती तो मेरी माँ मुझे एक बड़ी सी चादर दे दिया करती थी। कभी कभार तो गाली देकर ये भी कह देती कि मोटी होती जा रही है तो तेरे जिस्म के उभार साफ दिखाई देने लगे हैं। खट्टी चीजें कम खाया करो, बिला वजह लोगों की नजरों में आ रही है। और अंकल साजिद जब घर आए तो दुपट्टा करके बाहर आया कर, ऐसी ही बाहर निकल आती है। मैंने अम्मी की सारी बातें सुन ली थी और उन पर अमल भी किया था। अंकल साजिद अभी भी आती थी और अभी भी कमरे में बंद होकर मेरी माँ के साथ वक्त गुजारती थी। कभी कभार जज्बात के हाथों में मजबूर हो जाती या फिर कमरे में क्या चल रहा है ये देखने को जी चाहता तो मैं दरवाजे से कान लगा लिया करती थी। अंदर से आने वाली आवाजें मुझे साफ सुनाई दिया करती थीं और जैसे ही मुझे लगता कि कोई कमरे से बाहर आने लगा है तो मैं झट से हटकर अपने कमरे में आ जाती। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी अंकल साजिद की नज़र अब मुझ पर भी पड़ने लगी थी। वो मुझे गलत नज़रों से देखने लगे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अम्मा को देखा करते थे। मुझे ये सब कुछ अब अच्छा नहीं लगता था। एक रोज़ मैंने सोचा कि ये सब कुछ तभी ठीक हो सकता है अगर अब्बा वापस पाकिस्तान आ जाएं। इतने साल गुजर चुके हैं, वो दुबई में ही हैं। अगर पाकिस्तान आ जाएं तो हो सकता है मेरी माँ भी सुधर जाए और वो भी सारी ज़रूरियात अब्बा ही पूरी करने लगें जो अंकल साजिद करते आ रहे हैं। मेरा तो अब मन माँ से बिल्कुल भरने लगा था। एक नफरत सी थी जो मेरे दिल में उनके लिए आने लगी थी। एक रोज़ मेरी माँ बिला वजह ही मुझे डांटने लगी और मुझे मारने तक आ गई। तो मैं गुस्से से कहने लगी कि मैं अब्बा को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। मेरी अम्मी मेरी चुटियां पकड़कर बोली कि क्या बताएगी अब्बा को, क्या बताएगी? अब्बा को जल्दी बता, माँ को धमकियां देती है। मैं इस कदर गुस्से में थी कि गुस्से में कहने लगी कि हाँ, सब कुछ बताऊंगी, जो कुछ आप बंद कमरे में अंकल साजिद के साथ करती हैं। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। एक एक लफ्ज़ अब्बा को बताऊंगी ताकि वो वापस पाकिस्तान आ जाएं और इस अंकल साजिद को भी सबक सिखाएं। इतना सुनना था कि मेरी माँ ने मुझे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। मेरे पास जो एक अदद मोबाइल मौजूद था वो भी मुझसे लेकर तोड़ दिया। कहने लगी कि तेरा बाप तो है ही नामर्द, क्या किया उसने आज तक मेरे लिए? सारी जिंदगी दूसरे मुल्क गुजार दी है, वहां पर खुद उन गोरी मीमों के साथ रात रंगीन करता फिर रहा है। और मेरे जज्बात का क्या? इसलिए शादी की थी कि 2 रातें साथ गुजार कर और फिर वो दूसरे मुल्क चला जाए और मैं तरसती रहूं। उसने खुद ही अपने दोस्त को सारी जिम्मेदारी दी थी ना, तो अब वो जिम्मेदारियां निभा रहा है, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मेरी माँ मुझे बेहद बातें सुनाकर वहां से जा चुकी थी। शायद ही किसी माँ ने अपनी बेटी से इस तरह की बातें की हों जिस तरह की बातें मेरी माँ मुझसे कर कर गई थी। मैंने अपनी माँ से बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। बस इसी इंतज़ार में थी कि किसी तरह अब्बा से मेरा राब्ता हो जाए और मैं अब्बा को इस बारे में आगाह कर दूं। इस रोज़ मेरी माँ बाजार से सौदा सल्फ लेने गई हुई थी और मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मुझे क्या खबर थी कि अंकल साजिद के पास भी इस घर की फालतू चाबी मौजूद है। वो बहुत देर तक दस्तक देते रहे। मैं जानती थी कि अंकल साजिद ही होंगे, लेकिन जब दरवाज़ा ना खुला तो दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आ चुके थे। मैं जो अपने ही ध्यान में किचन में काम कर रही थी, एकदम से अंकल साजिद को वहां पर देखकर घबरा गई। वो मुझसे कहने लगे, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मैंने सख्त लहजे में कहा कि बाजार गई हैं सामान लेने, और आप बगैर इजाजत घर में दाखिल क्यों हो गए? जाओ यहां से। लेकिन अगले ही पल वो अपने होठों पर जबान फेरने लगे। कहने लगे, अच्छा क्या हो गया अगर माँ नहीं है तो? बेटी सही, जब तक माँ नहीं आती तब तक मैं बेटी से ही दिल बहला लेता हूँ। इतना कहकर वो मेरे करीब आने लगे और अगले ही पल काबिले एहतराज हद तक वो मेरे करीब आ चुके थे। जब मुझे कुछ न समझ आया तो मैंने पास पड़ा गुलदान उठाकर अंकल साजिद के सर पर मारा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। मैं मारे खौफ के चिल्लाने लगी और किचन के कोने में जाकर बैठ गई। अंकल साजिद कितनी ही देर फर्श पर तड़पते रहे और फिर मर गए। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो घर में पुलिस आई हुई थी, तफ्तीश की जा रही थी। चीखने चिल्लाने की आवाजें शायद कोई पड़ोसी सुन चुका था। मेरे वालिद को इत्तला कर दी गई थी और मेरे वो वालिद जो कई सालों से दुबई में थे, उन्होंने वहां पर दूसरी शादी कर रखी थी। मजबूरन वापस पाकिस्तान आए।
मेरी माँ ने जब अपने आशिक को इस हालत में देखा तो वो पागल हो गई। रोने पीटने लगी, चीखने लगी, यहाँ तक कि मुझे मारने को भी आई कि तेरी वजह से साजिद मर गया। जबकि मैंने रोते रोते पुलिस को भी बताया कि ये शख्स मेरी इज्जत पर हमला करने वाला था और मैंने खुद को बचाते हुए उसके सर पर गुलदान दे मारा। मेरे वालिद भी बाहर से आ चुके थे, उनके पास पैसा था, मैं उनकी बेटी थी और मुझे जैसे तैसे वो इस केस से आज़ाद करा चुके थे। जबकि मेरी माँ को जब होश आई तो वो शर्मिंदा हो गई, मेरे बाप से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी और घर से भी निकाल दिया। और वो घर मेरे नाम कर दिया। उन्होंने एक अमीर शख्स से मेरी शादी करा दी। वो मुझे साथ तो नहीं ले जा सकते थे। हाँ, अलबत्ता मुझे माहाना इतने पैसे भेजने लगे जिससे मैं यहीं रहकर गुजारा कर सकूं। जबकि मेरी माँ तो सारी जिंदगी गुनाह करने के बाद आखिर में जिस तरह मरी थी, खुदा ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी ना दे। मेरी शादी 19 साल की उम्र में ही मेरे अब्बा ने खानदान की एक लड़के से करा दी थी। मैं अब अपने ससुराल में खुश हूँ, अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में पुरसुकून हूँ। हाँ, लोग आज भी मुझे मेरी माँ के नाम से अक्सर ताने देते फिरते हैं। ये थी नाजरीन मेरी आज की कहानी। कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। एक नई वीडियो के साथ आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।